हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास डीआरडीओ टेक्नीशियन है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही शानदार मैराथन क्लास होने वाली है। इससे पहले भी हम लोग अपने चैनल पर ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, मैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत से टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास लिए हैं। जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, यदि 2 एम्पियर की विद्युत धारा किसी लैंप में 100 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस लैंप से कितना कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। देखिए दिया क्या हम लोग को, दिया है I बराबर 2 एम्पियर, धारा का मान दे दिया हुआ है I बराबर 2 एम्पियर और दिया हुआ टाइम T बराबर 100 सेकेंड। अब पूछा क्या है, Q का मान पूछा, यानी आवेश का मान पूछा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है I बराबर Q बटा T। Q चार्ज होता है, T टाइम होता है। अब देखिए आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं धारा। यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिलता है Q बराबर I इंटू टी। यहाँ पे मान रख दीजिए I बराबर दिया हुआ है 2 और T बराबर दिया हुआ है 100 सेकेंड। तो हम लोग को Q क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा I इंटू टी लगाएंगे तो 200 कूलाम। Q मिल गया 200 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक प्रेरणिक परिपथ की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो प्रेरणिक प्रतिघात कितना हो जाएगा। देखिए दो तरीके का रिएक्टेंस होता है, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। प्रेरणिक प्रतिघात को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फार्मूला होता है एक्सएल बराबर एक्सएल लिखते हैं किसको, प्रेरणिक प्रतिघात को। एक्सएल बराबर होता है 2πfl, ये फार्मूला होता है। अब बोला आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो एक्सएल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के, यानी फ्रिक्वेंसी के। यहाँ से आप लोग क्या करिए, फ्रिक्वेंसी को दोगुना करिए। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ को जब दोगुना करेंगे तो एक्सएल भी दोगुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोगुना। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, एक कैपेसिटिव परिपथ की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो कैपेसिटिव प्रतिघात कितना होगा। देखिए कैपेसिटिव प्रतिघात को बोलते हैं एक्सी, और एक्सी का फार्मूला होता है 1/2πf इंटू सी। तो यहाँ से एक्सी क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति के। अब देखिए क्या बोला है कि आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए, इसको बढ़ा करके जब दोगुना करेंगे 2 टाइम्स तो हमारा एक्सी घट करके क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सी हमारा घटेगा। कितना घटेगा, जब ये दोगुना होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब आधा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी सप्लाई पर प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है। देखिए एक होता है हमारा एसी सप्लाई, एक होता है डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई जो हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज, और डीसी सप्लाई पे जो फ्रिक्वेंसी माना जाता है उसको मानते हैं 0 हर्ट्ज। तो जब डीसी सप्लाई पे प्रेरणिक प्रतिघात पूछा है तो आइए देखते हैं कितना होगा। एक्सएल बराबर 2πfl होता है। यहाँ से अगर हम लोग मान रखें 2π, एफ बराबर कितना रख दीजिए 0, क्योंकि डीसी है। एल कुल मिला के हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सएल बराबर 0। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या हो जाएगा, 0 ओम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया होगा, डीसी सप्लाई पर कैपेसिटिव प्रतिघात का मान क्या होगा। कैपेसिटिव प्रतिघात क्या होता है, अभी हमने बताया एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। एफ को क्या रख दीजिए 0, क्योंकि डीसी सप्लाई है। तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर जब 0 रखेंगे तो कुल मिलाकर नीचे 0 मिलेगा। जब ये 0 मिल गया तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो डीसी सप्लाई पर कैपेसिटिव प्रतिघात कितना हो जाएगा, अनंत ओम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, 3 बराबर मान के प्रतिरोध जिसका मान 3 ओम है एक त्रिभुज के रूप में जोड़े गए हैं तो त्रिभुज के किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व भी करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड होता है उसको भी बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं डिटेल में। आइए देखिए क्या बोलता है कि 3 बराबर मान के प्रतिरोध जिसका मान 3 ओम है एक त्रिभुज के रूप में जोड़े गए। आइए हम लोग भी जोड़ देते हैं। ये एक प्रतिरोध हो गया त्रिभुज के रूप में, एक दूसरा ये हो गया, ये तीसरा हो गया। सबका मान है 3 ओम और इसका भी मान है 3 ओम। अब इसको हम लोग किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रतिरोध पूछा है, तो मान लीजिए ये 2 कोना है, एक कोना ये और एक कोना ये। यहाँ से हम लोग इसको सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, प्लस माइनस सप्लाई दे देते हैं। देखिए जब सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट जाएगी, करंट एक इधर बढ़ जाएगी, एक इधर बढ़ जाएगी।
तो ये वाली करंट जो है दोनों इसी में इसमें समान जाएगी। तो 3 और 3 क्या हो गए आपस में श्रेणी क्रम में, 3 और 3 जुड़ जाएंगे 6 ओम हो जाएगा। अब ये 3 ओम के समांतर क्रम में हो जाएगा तो 6 पैरेलल 3 यानी कि 6 और 3 ओम के मान समांतर में हो गए। अब देखिए जब दो रेजिस्टेंस होता है तो उसका फार्मूला होता है R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंस को हल करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला होता है। इसी पे इस मान को रख दीजिए 6 और 3 को, तो 6 इंटू 3 बटे में 6 प्लस 3। इसको हल करिएगा तो ऊपर आएगा 18, नीचे बचेगा 9, तो 9 दूना 18, 2 ओम आंसर आ जाएगा। दो कोनों के मध्य प्रतिरोध आ गया 2 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओम। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। त्रिभुज के रूप में जब जुड़ा हो प्रतिरोध, बराबर मान का प्रतिरोध जब त्रिभुज के रूप में जुड़ा हो और कोई भी दो कोनों के मध्य प्रतिरोध निकालना हो तो डायरेक्ट इस फार्मूले को लगाइए 2/3 R, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। 2/3 R बराबर दिया हुआ 3 ओम का था, तो यहाँ पर रख दीजिए 3, 3 से 3 कैंसिल, मिल जाएगा 2 ओम। 2 ओम हम लोग को मिला है। ये शॉर्टकट मेथड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एक घन की सभी भुजाओं का प्रतिरोध 12 ओम है, तो घन की किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? अभी हमने क्या देखा, त्रिभुज के रूप में होता तो 2/3 R लगाते हैं, लेकिन जब घन में इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब समान मान का प्रतिरोध हो और कोई भी दो कोनों के मध्य प्रतिरोध पूछ ले, तो आप लोग क्या करिएगा, सीधे फार्मूला लगा लीजिएगा 5/6 R। अब देखिए 5/6 R का जब फार्मूला लगाइएगा तो 5/6 R बराबर क्या है 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, क्या मिल जाएगा 10 ओम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डीसी जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? हमने जब जनरेटर पढ़ाया था तो जनरेटर में हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग जनरेटर को क्या करते हैं, सबसे पहले उसके शाफ्ट पर हैंडल लगाकर घुमाते हैं, यानी जो हैंडल लगा के घुमाते हैं वहाँ पे हम लोग कौन सी एनर्जी दे रहे होते हैं, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। अब ये ऊर्जा हम लोगों ने जनरेटर को दे दिया। फिर क्या होता है कि जब हमारा शाफ्ट घुमाते हैं तो अंदर आर्मेचर होता है, वो आर्मेचर घूमता है, किसके बीच घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में घूमता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमता है। अब फैराडे ने एक नियम दिया था कि जब कोई भी कंडक्टर हमारा चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो वहाँ पर रिलेटिव मोशन होता है और वहाँ पे एक ईएमएफ मिल जाता है। ईएमएफ मिल जाएगा तो हम लोग को क्या मिल गई, करंट मिल गई, यानी कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई, जिसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। तो हमने क्या दिया था, विद्युत ऊर्जा नहीं दिया था, हमने दिया था यांत्रिक ऊर्जा। क्या मिल गई, विद्युत ऊर्जा। तो जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि डीसी मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? डीसी मोटर, अभी देखिए हमने जनरेटर देखा, अब हम लोग देख रहे हैं मोटर। मोटर क्या करता है, सबसे पहले हम लोग मोटर को सप्लाई देते हैं, यानी करंट देते हैं। करंट देने का मतलब कौन सी एनर्जी देते हैं, विद्युत ऊर्जा। जब लाइट आती है तो हम लोग मोटर ऑन करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा जब दे दिया विद्युत ऊर्जा, तो अब क्या होती है, मोटर घूमने लगती है। जब घूमती है तो कौन सी एनर्जी मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आवेश का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया जूल। जूल हमारा कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। एम्पियर होता है धारा का मात्रक। कूलाम होता है आवेश का मात्रक। और वोल्ट होता है वोल्टेज का मात्रक। तो पूछा क्या आवेश का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कूलाम। क्वेश्चन नंबर 11, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक बताना है। जूल किसका मात्रक होता है, अभी हमने क्या देखा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कूलाम मात्रक होता है आवेश का। एम्पियर मात्रक होता है धारा का। वोल्ट जो होता है वो विभव का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मशीन का क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड कोर के द्वारा क्यों बनाया जाता है? आर्मेचर की जो कोर देखे होंगे आप लोग, या तो हमारे ट्रांसफार्मर में भी लेमिनेटेड कोर यूज़ करते हैं, या तो कोई हमारा डीसी मोटर भी है उसमें भी हम लोग कोर को लेमिनेटेड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड बनाते हैं। पतली पतली पट्टियों में तोड़ करके उसको लेमिनेटेड बनाने से क्या होता है, भंवर धारा हानि यानी एडी करंट लॉस कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं? भंवर धारा हानि कम करने के लिए। अभी हमने क्या जाना, भंवर धारा हानि कम करना होता है तो हम लोग लेमिनेटेड करते हैं, पतली पतली पट्टियों में तोड़ करके लेमिनेटेड करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए।
ऑप्शन नंबर बी में बोला गया हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए। यही इसका ऑप्शन से सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने से क्या होता है, आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील का हम लोग बना दें तो हिस्टेरेसिस हानि कम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि इनमें से कौन 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है। देखिए हमारी अशुद्धि होती है, जैसे हमारा प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। अब जर्मेनियम और सिलिकॉन में कुछ अशुद्धि मिला करके हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना लेते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर में हमारा कौन कौन सा आता है, पी टाइप और एन टाइप। अब देखिए हम लोग को जब पी टाइप का बनाना होता है तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि जोड़ते हैं, जब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि जोड़ेंगे तो एन टाइप का मटेरियल प्राप्त होता है। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में अच्छे से पढ़ाया है। जो लोग वीडियो नहीं देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कौन 3 संयोजकता वाली अशुद्धि है। तो यहाँ पे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये तीनों जो दिया हुआ है ये 3 संयोजकता वाली अशुद्धि आती है। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि इनमें से कौन 5 संयोजकता वाली अशुद्धि है। तो जैसा हमने बताया कि अगर हमको एन टाइप का मटेरियल प्राप्त करना है तो शुद्ध सेमीकंडक्टर यानी जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या करेंगे, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे जिसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एन टाइप मटेरियल प्राप्त होता है। यही पूछा कि 5 संयोजकता वाली अशुद्धि वो है कौन कौन, तो वो हमारा है फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उपरोक्त सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ ये सभी हमारे 5 संयोजकता वाली अशुद्धि होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यदि एक परिपथ के 220 वोल्ट की सप्लाई है तथा 2 कूलम का चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा होगी। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आप क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसका फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। वोल्टेज क्या दिया हुआ है 220 वोल्ट, चार्ज क्या दिया हुआ है 2 कूलम, तो हम लोग को कितना एनर्जी मिल जाएगी ऊर्जा, 220 गुणित 2 बराबर 440 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 440 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, इसको 440 बना लीजिए, 440 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बैटरी की कैपेसिटी किसमें मापी जाती है। देखिए बैटरी आप लोग देखे होंगे, बैटरी की कैपेसिटी को हम लोग किसमें मापते हैं, तो एम्पियर में धारा को मापते हैं, वोल्ट में वोल्टेज को मापते हैं, कूलम में चार्ज का आवेश, चार्ज का मात्रक होता है कूलम। ये एम्पियर आवर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में यही सही हो जाएगा। एम्पियर आवर यही हमारी बैटरी की कैपेसिटी दर्शाता है। एम्पियर आवर और एक होता है वाट आवर, दोनों होता है। एम्पियर आवर कैपेसिटी वाट आवर कैपेसिटी से ज़्यादा होती है, यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर आवर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बैटरी की कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। एम्पियर आवर कैपेसिटी, वाट आवर कैपेसिटी, दोनों बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। तभी हमने बताया एम्पियर आवर कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होती है वाट आवर कैपेसिटी से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, एक बैटरी में 20 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक प्रवाहित की जाती है तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी होगी। अभी क्या बताया हमने, बैटरी की कैपेसिटी होती है एम्पियर आवर में। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी का मतलब क्षमता, उसको दर्शाते हैं एम्पियर आवर में। तो यहाँ पे कितना एम्पियर है 20 एम्पियर, कितने घंटे तक चल रहा है, आवर का मतलब घंटा, 2 घंटे तक, तो क्षमता क्या हो जाएगी 40 एम्पियर आवर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। देखिए अल्टरनेटर की बात कर लिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अल्टरनेटर है, इसका मतलब कि ये जो उत्पन्न करेगा वो अल्टरनेट रूप का उत्पन्न करेगा, यानी कि एसी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। लेकिन ये एक तरीके का जनरेटर ही है, तो इसको हम लोग कौन सी ऊर्जा देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे। और कौन सी ऊर्जा मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा मिलती है अल्टरनेटर में वो एसी विद्युत ऊर्जा होती है, ना कि डीसी विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में अल्टरनेटर बदलता है। इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है, वाट में, जूल में, किलोवाट में, केवीए में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है। अच्छा बताइए ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, वो भी हमारी ट्रांसफार्मर की भी रेटिंग केवीए या एमवीए में होती है, और अल्टरनेटर की भी रेटिंग केवीए या एमवीए में होती है।
अगर बड़ा ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी रेटिंग एमवीए में होती है, छोटा ट्रांसफार्मर है तो केवीए में होती है। आप लोग सुने भी होंगे ये इतना एमवीए का ट्रांसफार्मर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है? अभी हमने बताया ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है केवीए में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, यदि करंट का मान लगातार बदल रहा है तो इस प्रकार की करंट को कहा जाता है। देखिए एक करंट होती है डीसी, एक करंट होती है एसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, यानी इस तरीके से डायरेक्ट चलती है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टरनेट वेव में चलती है इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला कि करंट का मान लगातार बदल रहा है, तो किस में बदल रहा है? देखिए यहाँ पे करंट का मान लगातार बदल रहा है, इसको बोलते हैं एसी करंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है ताप बढ़ाने पर कार्बन की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कार्बन कौन सा मटेरियल है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। अगर इसकी जानकारी नहीं रहेगी तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। याद रखिएगा कार्बन हमारा एक सेमी कंडक्टर मटेरियल की कैटेगरी में आता है। सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक। अब बात किया जब प्रतिरोधकता की, तो देखिए प्रतिरोधकता जो होता है सेमी कंडक्टर मटेरियल की, वो होती है ऋणात्मक होती है। मतलब कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, वो हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब ताप बढ़ाएंगे जब, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक जिसका ऋणात्मक होता है वहाँ पर ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाएगा। तो कार्बन क्या है? सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 418 किलो कैलोरी, 528 किलो कैलोरी, 180 किलो कैलोरी, 860 किलो कैलोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। 1 kWh इसको लिखते हैं किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा बराबर होता है 860 किलो कैलोरी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध अर्धचालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? देखिए एक हमारा मटेरियल होता है कंडक्टर, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर तो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें करंट का प्रवाह ना हो। अब बात कर लीजिए सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में जो धारा का प्रवाह होता है वो होता है होल्स। इसमें दो चीज़ पाया जाता है, धारा प्रवाह का कारण जो होता है होल्स और इलेक्ट्रॉन, दोनों इसमें होते हैं जिम्मेदार धारा को प्रवाह कराने में। सेमी कंडक्टर नहीं अर्धचालक में। और हमारा जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके कारण हमारा कंडक्टर यानी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो क्या पूछा? शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक की बात किया है तो इसमें करंट का प्रवाह किसके द्वारा होगा? होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण। अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि एक चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? चालक यानी कंडक्टर। अभी हमने क्या बताया? कंडक्टर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछा कि मोबिलिटी का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले जान लीजिए कि मोबिलिटी होती क्या है। देखिए किसी भी कंडक्टर की वह एबिलिटी यानी वह योग्यता जो कि फ्लक्स के मार्ग में इजीली जो होता है, क्या होता है? जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। कंडक्टिविटी से समझ लीजिए मतलब कि जिसकी चालकता ज़्यादा होती है उसी को दर्शाता है मोबिलिटी। अब देखिए मोबिलिटी का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। यह हमारा मात्रक होता है मोबिलिटी का। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है। आइए इस क्वेश्चन को हमने आगे लिया है, फिर देखेंगे आगे। पहले अभी हम लोग क्या देख रहे थे? मोबिलिटी का मात्रक। तो मोबिलिटी का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम लोग कंपेयर जब करेंगे तो जर्मेनियम की मोबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी चुंबकशीलता ज़्यादा होती है। मोबिलिटी को क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता। कहने का मतलब है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर क्लास देखे होंगे उसमें हमने बताया था जर्मेनियम और सिलिकॉन में जर्मेनियम ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है, क्योंकि जर्मेनियम को हम लोग 0.3 वोल्ट दे देते हैं तो वो ऑन हो जाता है। जर्मेनियम से कोई हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बनाएंगे 0.3 वोल्ट पर ही ऑन हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन से अगर बनाएंगे तो 0.7 वोल्ट देना होता है। यानी कहने का मतलब ये था कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी चालकता सिलिकॉन से ज़्यादा होती है, तो मोबिलिटी भी किसकी ज़्यादा हो जाती है? जर्मेनियम की। ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन ने पूछा जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी
300 डिग्री केल्विन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड में कितनी होती है, ये इसका यूनिट होता है। वही पूछ रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड में जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दोनों की मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की भी मोबिलिटी होती है और होल्स की भी मोबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। अब बात के लिए जर्मेनियम में, देखिए जर्मेनियम में जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, सिलिकॉन से ज़्यादा होती है। सभी पॉइंट हैं, आप लोग याद रखिए। जर्मेनियम की मोबिलिटी होल्स से ज़्यादा, जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। अब आइए क्वेश्चन पे कि जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 300 डिग्री केल्विन पर कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जगह 3800। 3800 क्या मोबिलिटी को बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकेंड, तो 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड इसका यूनिट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि जर्मेनियम में होल्स की मोबिलिटी 300 डिग्री केल्विन ताप पर सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड में कितनी होती है। देखिए सभी क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया है कि ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे गए, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं, सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। जर्मेनियम में होल्स की मोबिलिटी क्या हो जाएगी 300 डिग्री केल्विन पर, वो हो जाएगी, देखिए अब यहाँ पे पूछा होल्स की, अभी हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रॉन की कितनी थी, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकेंड। यहाँ पे पूछा होल्स की, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1800, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन नंबर 32 भी देख लीजिए। दिया हुआ कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 300 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है। तो याद रखिएगा सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होती है 1300, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन में होल्स की मोबिलिटी कितनी होती है 300 डिग्री केल्विन ताप पर सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में वोल्ट सेकंड में। याद रखिएगा होल्स की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, जब सिलिकॉन में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी थी, इलेक्ट्रॉन के लिए थी 1300। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। अब सिलिकॉन के लिए पूछ रहा है कि होल्स की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, तो होल्स की मोबिलिटी हो जाएगी 500। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप बताना जर्मेनियम में। देखिए एनर्जी गैप क्या होता है, दो बैंड होता है हमारा, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंडक्टिव मटेरियल होगा, जिसमें एनर्जी गैप कम होगा उतना ही हमारा कंडक्टिव मटेरियल होगा। अब आइए क्वेश्चन पर, जर्मेनियम में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है। जर्मेनियम क्या है हमारा, जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ पे जर्मेनियम में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा 0 डिग्री केल्विन पर, ये टेम्परेचर भी याद करना जरूरी है। 0 डिग्री केल्विन पर जब पूछेगा तो 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा जर्मेनियम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, 300 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है। अब देखिए अभी हमने क्या देखा था, जर्मेनियम में ही देखा था जो कि 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, लेकिन 0 डिग्री केल्विन पर था। अब देखिए 300 डिग्री केल्विन था, जब 300 डिग्री केल्विन का मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो एनर्जी गैप कम हो जाता है। तो हमारा जब 300 डिग्री केल्विन पर जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 0.785 से थोड़ा सा कम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है। अब देखिए सिलिकॉन की बात क्या है, सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा 0 डिग्री केल्विन पर, वो हो जाएगा, देखिए सिलिकॉन में एनर्जी गैप थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने बताया, बार बार बता रहे हैं कि कंडक्टिव मटेरियल ज़्यादा जो होता है वो हमारा जर्मेनियम होता है, और जर्मेनियम में एनर्जी गैप सिलिकॉन से कम ही होगा। अब सिलिकॉन में एनर्जी गैप क्या होगा, जर्मेनियम से ज़्यादा होगा। तो अब आइए देखते हैं क्या हो गया।
देखिए 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 डिग्री केल्विन पर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 37 पे देख लीजिए 300 डिग्री केल्विन पर ताप पर सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा। अब देखिए 0 डिग्री केल्विन से क्या हो गया 300 डिग्री केल्विन, अभी हमने बताया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी गैप कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल रहा था 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन में। अब सिलिकॉन में ही 300 डिग्री केल्विन पर क्या हो जाएगा, हम लोग को घट के हो जाएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पैसिव यानी निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर, यानी कि एक्टिव और पैसिव, यानी कि एक्टिव और निष्क्रिय। तो यहाँ पे पूछा पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर। तो निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर कौन सा हम लोग को बताना है, पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल, फोटोवोल्टाइक, ये तीनों हमारे एक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब पूछा है कि निष्क्रिय यानी पैसिव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जो एलवीडीटी। एलवीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आप लोग से, याद रखिएगा। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसका ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग को बताना है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। देखिए मेजरमेंट का पार्ट है ये, मेजरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, डायनोमीटर टाइप होता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है पीएमएमसी। पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है। देखिए पीएमएमसी का फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमेशा याद रखिएगा ये डीसी पर ही काम करता है, एसी पर काम नहीं करता है, इसका ऑप्शन नंबर डी। दिया हुआ है कि पीएमएमसी किस प्रकार की सप्लाई पर काम करता है, एसी पर, डीसी पर, एसी व डीसी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीसी पर। अगला क्वेश्चन, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में से I बराबर 10 + 2 sin ओमेगा टी एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या होगी। अभी हमने क्या बताया, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये किस पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी पर, एसी पर काम नहीं करता। अब आइए हमारे इक्वेशन यानी समीकरण पर, I बराबर क्या दिया हुआ है 10 + 2 sin ओमेगा टी, ये वाला जो पार्ट है ये एसी में आता है। ये जो पार्ट दिया हुआ 10 ये हमारा एवरेज वैल्यू यानी डीसी को दर्शाता है। ये यही जो है इसको पीएमएमसी पढ़ेगा, 10 एम्पियर को ही पढ़ेगा, इसको नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा यही 10 एम्पियर, 10 प्लस जो दिया हुआ है 10 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता तो दोनों को पढ़ लेता, लेकिन यहाँ पे मूविंग कॉइल था, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जो कि बस डीसी को ही पड़ता है। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पर, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को I बराबर 10 sin ओमेगा टी की एसी सप्लाई दी जाती है, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग देगा। सप्लाई कौन सी दे रहे हैं हम लोग पीएमएमसी को, एसी, और हमारा इंस्ट्रूमेंट किस पर काम करता है पीएमएमसी, ओनली डीसी पर। तो जब डीसी पर काम करता है, हमने एसी दे दिया, तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या रीडिंग देगा, कोई रीडिंग नहीं देगा, 0 एम्पियर, यानी कि कोई भी रीडिंग नहीं देगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है। देखिए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये एसी और डीसी दोनों पर काम करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एसी व डीसी सप्लाई दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कार्य करता है। देखिए इंडक्शन का नाम जहाँ भी आ जाएगा तो आप लोग को दिमाग में याद रखिएगा एसी की बात कर रहा है। इंडक्शन का मतलब ही होता है एसी से। तो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किस पर काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई पर, डीसी पर कभी भी काम नहीं करेगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिर्फ एसी सप्लाई पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक कैपेसिटर बनाने के लिए किस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का उपयोग करना बेहतर माना जाता है। लो परमिटिविटी का,
हाई प्रिमिटिविटी का, ज़ीरो प्रिमिटिविटी का, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग जान जाइए कि कोई कैपेसिटर बनाना होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। दो प्लेट ले लीजिए, कोई भी मटेरियल की, कॉपर की, एल्युमिनियम की, दो प्लेट लेकर उसको एक इंसुलेटर के द्वारा अलग कर लीजिए, इसके बीच में इंसुलेटर भर दीजिए, तो ये हमारा कैपेसिटर बन गया। यहीं पे जो ये इंसुलेटर हम भरे हैं इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसी को बोलते हैं। तो इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। तो यहाँ पे पूछा कि किस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक पदार्थ यूज करना चाहिए, तो इसको हाई प्रिमिटिविटी वाला हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई प्रिमिटिविटी होने से ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई प्रिमिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 46, 10 माइक्रोफैरड के 5 कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो रेजिस्टेंस का जो कनेक्शन होता है उस पर आता है क्वेश्चन, एक इंडक्टेंस का जो कनेक्शन होता है यानी प्रेरण का, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है कैपेसिटर का कनेक्शन पर। और याद रखिएगा इंडक्टर और रजिस्टर दोनों का कनेक्शन जो होता है एक तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन कैपेसिटर का कनेक्शन जो होता है इन दोनों से उल्टा हो जाता है। जैसे आइए क्वेश्चन पर 10 माइक्रोफैरड के 5 कैपेसिटर हैं, उसको समांतर में जोड़ा जाता है, यानी कि इस तरीके से जोड़ा गया है समांतर में। ये कैपेसिटर का सिंबल है जो बना रहे हैं, बैटरी का मत समझ लीजिएगा। देखिए बैटरी और कैपेसिटर के सिंबल में क्या फ़र्क है उसको भी बता देते हैं। एक सिरा बड़ा होता है, एक सिरा छोटा, इसको बोलते हैं बैटरी। ये सेल हो जाएगा, अगर एक बार बनाएंगे तो इसको सेल बोलते हैं, कई बार जोड़ देंगे प्लस माइनस तब ये बैटरी होगा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए कैपेसिटर का सिंबल में क्या डिफरेंस है, दोनों का सिरा जो होता है बराबर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, ये बराबर होगा, इसको कैपेसिटर से कैपेसिटर दर्शाता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पर 5 कैपेसिटर था 10 माइक्रोफैरड का, पैरेलल यानी समांतर में जोड़ दिया। तो देखिए समांतर में जो फार्मूला लगेगा वो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है वैसे लगेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, ये फार्मूला लगेगा। तो सब कितने 10-10 माइक्रोफैरड के 5, तो 10 × 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से जाएगा 50 माइक्रोफैरड, 50 माइक्रोफैरड आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 40 हेनरी के प्रेरकत्व मान के 4 प्रेरकत्व को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रेरकत्व क्या है। प्रेरकत्व का मतलब होता है कोई कॉइल है, इसका कुछ ना कुछ अपना इंडक्टेंस होता है, इसको बोलते हैं प्रेरकत्व। तो इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रेरकत्व है, इसको क्या बोल रहा है समांतर में जोड़ा गया, जो कि कितने मान के 40 40 40 40, ये भी 40। तो देखिए क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस की तरह ये हल करते हैं। तो रेजिस्टेंस में जैसे हम लोग समांतर में निकालते हैं, अगर समान मान का प्रतिरोध है तो हम लोग क्या लगाते हैं R/N, तो यहाँ पे भी लगा लीजिए L/N। L क्या दिया हुआ है 40, N बराबर 4, क्योंकि 4 ही हैं, यहाँ मिल जाएगा 10, क्या मिल जाएगा 10। 10 क्या हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने क्या देखा कैपेसिटेंस का कनेक्शन, अब हम लोग देखेंगे फिर इंडक्टेंस का कनेक्शन, अब देखेंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का कनेक्शन। बोला कि 2.5 ओम के 10 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस तरीके से एक प्रतिरोध ये इस तरीके से श्रेणी क्रम होता है, तो इस तरीके से 10 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R1 + R2, इस तरीके से जोड़ लीजिए। तो क्या करेंगे 10 प्रतिरोध हैं, कितने मान के हैं 2.5 ओम के, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या मिलेगा 25 दाम 250, यानी कि 25 ओम आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, फ्री स्पेस की रिलेटिव प्रिमिटिविटी का मान क्या होता है। देखिए फ्री स्पेस में जो रिलेटिव प्रिमिटिविटी होता है उसका मान होता है 1, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जब 40 वोल्ट का सप्लाई 1 फैरड के कैपेसिटर पर लगाया जाता है तो कैपेसिटर में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है। ये जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंडक्टर में भी हमारा एनर्जी स्टोर होती है, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिया है। ये सभी क्वेश्चन जो भी लिए हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देखिए क्या बोला है, 4 वोल्ट की सप्लाई है, V बराबर 4 वोल्ट,
दिया हुआ कैपेसिटर में संचित ऊर्जा निकालना, 1 फैराड का कैपेसिटर है, यानी कि C बराबर 1 फैराड दे दिया है। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला होता है E बराबर हाफ CV²। यहाँ पे मान को रखिए हाफ यानी 1/2, C बराबर 1, V बराबर क्या दिया हुआ है 4 वोल्ट, 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 बटे में 2, तो क्या मिल जाएगा 8, यानी कि 8 जूल का हम लोग को ऊर्जा मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर C। 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। जब 2 हेनरी प्रेरकत्व में से 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो कितने जूल की ऊर्जा होगी। अब देखिए कैपेसिटर पे क्वेश्चन हम लोग देखे हैं कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा, उसका फार्मूला अभी देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं इंडक्टर यानी प्रेरकत्व। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2 LI²। इस फार्मूले पे मान रख लीजिए 1/2, L बराबर क्या दिया हुआ है 2 हेनरी, रख लीजिए 2, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 100 जूल का एनर्जी स्टोर होगा यहाँ पे, 100 जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। वायु का प्राविद्युत सामर्थ्य कितना होता है। देखिए प्राविद्युत सामर्थ्य किसको कहते हैं, इसको भी जान लीजिए। कहने का मतलब है कोई भी इंसुलेटर होता है उसका एक अपना कैपेसिटी होती है कि वो कितने वोल्टेज को झेल सकता है, यानी अपने ऊपर कितना वोल्टेज सहन कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राविद्युत सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें वायु यानी एयर की, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि प्राविद्युत सामर्थ्य होती है वो 30 kV पर सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम वैल्यू में होती है। और एक हमारा पूछता है 21.2 kV पर सेंटीमीटर, ये होता है RMS मान में। ये दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर सेंटीमीटर 30 kV पर सेंटीमीटर दिया होगा तो वो मैक्सिमम में होगा, और 21.2 kV पर सेंटीमीटर होगा RMS में होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, kV पर सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वायु का वो मैक्सिमम मान में कितना होता है 30 kV पर सेंटीमीटर, RMS मान में कितना होता है 21.2 kV पर सेंटीमीटर। 2 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, A व B दोनों। क्योंकि देखिए ये kV पर सेंटीमीटर मैक्सिमम में है, ये RMS में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए टाइम कांस्टेंट यानी समय स्थिरांक से क्वेश्चन हमने लिया है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हम बता रहे हैं कि ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन ITI के, जो ITI बेस्ड जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो DRDO का एग्ज़ाम हो, UP PCL TG2 का एग्ज़ाम हो, UP RVNL TG2 का हो, या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि 1 डे एग्ज़ाम होते हैं ITI बेस्ड, सभी एग्जामिनेशन में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। किसी R और C परिपथ का समय स्थिरांक क्या होता है। समय स्थिरांक को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट जो होता है RC परिपथ का, जब R और C इस परिपथ का हम लोग टाइम कांस्टेंट देखेंगे तो होता है R इंटू C, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है R इंटू C, तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा RC। टाइम कांस्टेंट का मात्रक होता है सेकेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है किसी RC परिपथ में कैपेसिटर का मान 4 फैराड है तथा प्रतिरोध का मान 2 ओम है, तो टाइम कांस्टेंट का मान क्या होगा। अभी हमने क्या बताया, RC परिपथ है तो टाइम कांस्टेंट T बराबर हो जाएगा RC। R का मान दिया हुआ है कितना 2 ओम, C का मान दिया हुआ है 4 फैराड, तो हम लोग को टाइम कांस्टेंट क्या मिल गया 8 सेकंड मिल गया। टाइम कांस्टेंट का मात्रक होता है सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। किसी R और L परिपथ का समय स्थिरांक का मान क्या होता है। देखिए अभी हमने क्या देखा, RC सर्किट था, अब हम लोग का सर्किट कौन सा है, R और L परिपथ। जब R और L परिपथ होता है, यानी कि R और L, ये परिपथ का जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका फार्मूला होता है L/R, L/R। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, L/R सेकेंड।
क्योंकि टाइम कांस्टेंट का मात्रक होता है सेकेंड। अगला क्वेश्चन, इस पर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया गया कि आर और एल परिपथ का प्रतिरोध का मान 2 ओम है तथा प्रेरकत्व का मान 20 हेनरी है, तब इस परिपथ का समय स्थिरांक क्या होगा। कौन सा परिपथ है, सबसे पहले इसको देखेंगे। आर एल परिपथ, टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल बाई आर। एल बराबर क्या रखेंगे, 20 हेनरी दिया हुआ है, 20 हेनरी। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 2 ओम, 2 दहा में 10। टाइम कांस्टेंट क्या मिल गया, 10। 10 क्या, सेकेंड। टाइम कांस्टेंट का मात्रक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रिलेटिव प्रिमिटिविटी का मात्रक क्या होता है। अब देखिए 3 तरीके की हमारी प्रिमिटिविटी या प्रीमेबिलिटी पाई जाती है। एक होता है एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी, एक होता है रिलेटिव प्रिमिटिविटी, एक होता है, एक और होता है। तो कहने का मतलब कि रिलेटिव प्रिमिटिविटी जब पूछेगा, सापेक्षिक प्रवैधशीलता इसको बोलते हैं हिंदी में, तो रिलेटिव जहाँ आ जाएगा प्रिमिटिविटी, तो वहाँ पे लगा दीजिएगा आप लोग कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। रिलेटिव प्रिमिटिविटी का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों यूनिट जो होती है, जो मिलती है हम लोग को, वो दोनों आपस में कैंसिल होकर के हम लोग को मिलता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं मिलता है रिलेटिव प्रिमिटिविटी का। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए 2 तरीके का हम लोग का सर्किट होता है। एक होता है ओपन सर्किट, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट है। ये हमारा मान लीजिए कोई भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसको सप्लाई दिए हैं, ये ओपन सर्किट हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ से ओपन है। ये पूछा कि ओपन परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है। जब ये सर्किट ओपन हो गई तो इसमें करंट नहीं जाएगी, करंट का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जहाँ करंट 0 हो गई वहाँ पे प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो करंट नहीं जा रही, क्योंकि प्रतिरोध करंट को रोक लेता है। तो यहाँ पे आर का मान क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। ओपन परिपथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी अनंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। इसमें पूछा शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है। देखिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा ये लोड था, इस तरीके से लोड है, यहाँ से सप्लाई जा रही थी। अब क्या हुआ कि यहाँ से तार टूटकर यहाँ आके गिर गया, ये क्लोज सर्किट है। तो ये क्या, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब जो करंट जाएगी वो हमारी इसमें नहीं जाएगी, यहाँ से ही पूरा करेगी अपना मार्ग। कहने का मतलब है कि ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या हो जाता है कि प्रतिरोध का मान हो जाता है 0 और धारा का मान हो जाता है अनंत। ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट पूछा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध 0 हो जाएगा, यानी 0 ओम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव होता है लो वोल्टेज पर, मीडियम वोल्टेज पर, उच्च वोल्टेज पर, उपरोक्त सभी वोल्टेज पर। देखिए कोरोना का एक इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होती है हमारी हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन सिस्टम, जैसे 132 kV का या हमारा 33 kV का, तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज पर कभी कभी एक लॉसेज होता है, उसको बोलते हैं कोरोना लॉसेज। वो होता है कोरोना प्रभाव। होता क्या है कि जब हाई वोल्टेज पर हमारे आसपास की एयर जो होती है, तार के आसपास की एयर, वो हाई वोल्टेज पर अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को खो देती है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि हर एक इंसुलेटर का अपना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का अपना एक कैपेसिटी होता है वोल्टेज को सहन करने की। तो वही जब खो देगा एयर, तो एयर के चारों ओर क्या होता है, एक आयनाइज परत बन जाती है, यानी कि वहाँ पे एक लॉसेज बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना प्रभाव। ये कोरोना लॉस जो होता है लो वोल्टेज पर नहीं होगा, मीडियम वोल्टेज पर भी नहीं होता, ये होता है हाई वोल्टेज यानी उच्च वोल्टेज पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कोरोना प्रभाव किस सप्लाई पर होता है, एसी सप्लाई पर, डीसी सप्लाई पर, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर, इनमें से किसी भी सप्लाई पर नहीं होता। देखिए कोरोना एसी पर भी हो जाता है और डीसी पर भी हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। एक ट्रांसमिशन लाइन में एसी व डीसी सप्लाई में से किस सप्लाई पर कोरोना लॉस ज़्यादा होता है। देखिए याद रखिएगा, कोरोना लॉस हमने बताया एसी पर भी हो जाता है और डीसी पर भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो एसी पर ज़्यादा होता है, एसी पर कोरोना लॉस ज़्यादा होता है और डीसी पर कम होता है। अब कितना कम होता है उसको भी जान जाइए, डीसी पर कम होता है। एसी पर जो कोरोना लॉस होता है
डीसी पर जो कोरोना लॉस होता है वो 1/3 होता है किसका, एसी का। ये भी रेशियो याद रखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है कि किस सप्लाई पर कोरोना लॉस ज़्यादा होगा, तो एसी सप्लाई पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को फिर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि एसी, इसलिए इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बनाया गया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन हैं, या तो वही सब क्वेश्चन लिए गए हैं जो भी किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन पे, एसी ट्रांसमिशन लाइन में 90 वाट का कोरोना लॉस होता है तो डीसी ट्रांसमिशन पर कितना होगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। डीसी पे जो कोरोना क्या होगा, 1/3 होगा एसी का, अभी हमने बताया। तो एसी पर कितना है, 90, इसका 1/3 कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा डीसी पर, 30 वाट। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा कोरोना लॉस 25 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 वाट है तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर क्या होगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कोरोना फार्मूला है, इस पर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कोरोना लॉस जो होता है वो होता है F+25, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। कोरोना लॉस को लिखते हैं P से, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25। अब आइए क्वेश्चन पर, बोला कि 25 हर्ट्ज पर 50 वाट है तो 50 हर्ट्ज पर कितना होगा। इसमें हम लोग फार्मूले में जब देखेंगे तो हम लोग को एक फार्मूला मिलता है, और वो फार्मूला ये है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F+25 के। यहाँ से जो फार्मूला मिलेगा P1/P2 बराबर F1+25 F2+25, ये फार्मूला मिल जाएगा। अब इसी फार्मूले पे हम लोग को निकालना है कि 50 हर्ट्ज पर कोरोना लॉस कितना होगा। तो देखिए 25 हर्ट्ज पर दिया हुआ है 50 वाट, यानी P1 दिया हुआ है 50, P2 निकालना है, और हमारा पहली जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो दी गई है F1 का मान दिया हुआ है 25 हर्ट्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 + 25 50 हर्ट्ज पे पूछ रहा है तो 50, F2 बराबर 50 + 25। अब देखिए ये 25 25 50 हो जाएगा, ये 50 से 50 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो P2 का मान ये मिल जाएगा 25 और 50 मिलकर हो जाएगा 75 वाट। कितना मिल जाएगा हम लोग को, 75 वाट। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एक क्वेश्चन आप लोग का ये भी यहाँ से बन सकता है। देखिए 25 हर्ट्ज पे कितना हो रहा था लॉसेज, 50 वाट का। अब 25 हर्ट्ज से जब हम लोग 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ले लिए तो कोरोना लॉस कितना होगा, 75 वाट का। इसका मतलब क्या हुआ, आवृत्ति के बढ़ने से कोरोना लॉस बढ़ता है, आवृत्ति के बढ़ने से कोरोना लॉस बढ़ता है। इस तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है ताकि हमारा थ्योरी भी कंप्लीट हो और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्किन इफेक्ट किस सप्लाई पर होता है। स्किन इफेक्ट, देखिए स्किन इफेक्ट होता क्या, जैसे कोई कंडक्टर हमारा, ये 2 कंडक्टर हम ले रहे हैं क्योंकि एक पर एसी देने वाले हैं हम, एक पर डीसी। यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई दे दिया, इसको डीसी सप्लाई दे दिया। अब देखिए पहले डीसी पे देख लेते हैं। डीसी जब देंगे तो क्या होता है, पूरे एरिया से, यानी अंदर और बाहर का जितना भी एरिया इसका है कंडक्टर का, उससे करंट जाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किन इफेक्ट नहीं होता है। अब देखिए एसी सप्लाई जब देंगे, ये जो अंदर का एरिया है यहाँ से बहुत कम करंट जाएगी, ज़्यादातर करंट इसकी सतह से जाने लगती है एसी सप्लाई देने पर। सतह यानी सरफेस से, स्किन से, तो इसी को हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्किन इफेक्ट किस पर होता है, एसी सप्लाई पर होता है। ऑप्शन नंबर ए, स्किन इफेक्ट किस सप्लाई में होगा, एसी सप्लाई पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट का मान फेज करंट से होता है ज़्यादा, कम, बराबर, दोगुना। याद रखिएगा 2 तरीके का कनेक्शन होता है, एक होता है हमारा स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो हमारा लाइन करंट होता है वो होता है फेज करंट के बराबर, और हमारा स्टार कनेक्शन में एक और होता है लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज। ये दोनों याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि हमारा फेज वोल्टेज दे देगा स्टार कनेक्शन में, लाइन वोल्टेज पूछ लेगा, या तो लाइन वोल्टेज दे देगा फेज वोल्टेज पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो मान लीजिए एग्जामिनेशन बोल दिया, एग्जाम में आ गया
कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट का मान 30 एम्पियर है, तो बताइए फेज करंट का मान क्या होगा। तो ये जब कॉन्सेप्ट आप लोग को मालूम होगा कि IL बराबर IP यानी कि लाइन करंट फेज करंट बराबर होता है, तो आप लोग इसका आंसर तुरंत दे देंगे कि 30 एम्पियर ही होगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट का मान फेज करंट से क्या होता है, बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 67 डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का मान फेज वोल्टेज से कितना होता है। देखिए अब डेल्टा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में करंट बराबर होती है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है, यानी कि लाइन का वोल्टेज और फेज का वोल्टेज दोनों बराबर होता है। यहाँ पे लाइन करंट जो मिलती है वो मिलती है √3 टाइम्स फेज करंट की। ये सभी कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या है, देखिए बराबर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फीडर को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। देखिए एक हमारा होता है फीडर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। फीडर यानी जो पावर को फीड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर यानी जहाँ से हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, और फीडर ट्रांसमिशन में होता है, तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए फीडर को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है, फीडर को हम लोग हमेशा करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 69 डिस्ट्रीब्यूटर को किसके आधार पर डिजाइन किया जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर डिजाइन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर। करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर किसको हम लोग डिजाइन करते हैं, फीडर को। अगला क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए, यहीं पर फ्यूज का गलनांक बिंदु होना चाहिए। देखिए फ्यूज क्या होता है, हमारा एक सेफ्टी मटेरियल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्किट को ये सुरक्षित रखता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये सेफ्टी मटेरियल है फ्यूज। अब आइए कि फ्यूज का गलनांक बिंदु क्या होता है। फ्यूज को हमेशा हम लोग श्रेणी क्रम में लाने के जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, जब हमारा हाई करंट फ्लो होती है तो ये क्या करता है कि मेल्ट हो जाता है। जब मेल्ट होना है इसको, तो हम लोग इसका गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट को लो रखेंगे, क्योंकि जब हाई रख देंगे मेल्टिंग पॉइंट तो ये मेल्ट नहीं होगा, सर्किट सुरक्षित नहीं रहेगी। तो मेल्ट करने के लिए हम लोग इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं। तो फ्यूज का गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निम्न। अगला क्वेश्चन, फ्यूज को हमेशा लाइन के डॉट क्रम में कनेक्ट किया जाता है, समांतर में, श्रेणी में, समांतर और श्रेणी, किसी भी क्रम में इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा फ्यूज को हमेशा लाइन के श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72 उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए याद रखिएगा ट्रांसमिशन जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करें। हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट क्यों करना चाहते हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। हमारा एक फार्मूला होता है P बराबर √3 VL IL cos phi। देखिए VL जो है क्या हो जाएगा, VL बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए P/√3 IL cos phi, ये फार्मूला मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज पर क्या फ़ायदे हैं। वोल्टेज को उच्च कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे देखिए IL कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जब IL कम होगा, IL कम होने का मतलब हो गया कि एरिया हमको कम चाहिए कंडक्टर का, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा करंट होती है उतना ज़्यादा एरिया रखना पड़ता है कंडक्टर का। तो IL को कम हो जाएगा। जब IL कम हो गया तो एरिया कम हो गया कंडक्टर का। इसका मतलब कि हमारा कंडक्टर का एरिया कम होने से मटेरियल की बचत होगी, यानी कि हमारा सस्ता पड़ेगा। तो कुल मिला के धारा का मान कम हो जाता है, ये हमारा एडवांटेज में आ गया। पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। देखिए पावर फैक्टर भी बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर भी हमारा बढ़ जाता है। जब IL कम होता है तो IL यहाँ से देखिएगा, जब निकालिएगा यहाँ से IL, तो IL आप लोग को मिलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल cos phi, यानी पावर फैक्टर। cos phi हमारा पावर फैक्टर होता है। जब ये हमारा कम हो जाएगा, IL कम होगा तो cos phi बढ़ जाएगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, ये भी एडवांटेज है। ट्रांसमिशन की कीमत सस्ती पड़ती है। तो जैसा अभी हमने बताया, जब हमारा एरिया कम रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे मटेरियल की बचत हो जाएगी। जब मटेरियल बचेगा तो इसका मतलब हो गया कि हमारी कीमत सस्ती पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के ये सभी फ़ायदे हैं। धारा का मान भी कम होगा, पावर फैक्टर का मान भी बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन की कीमत भी सस्ती पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, पोर्सिलिन का, लोहे का। तो हम लोग जानते हैं जो इंसुलेटर होता है जो कि पोल और कंडक्टर को एक दूसरे से अलग करता है ताकि पोल में करंट ना आने पाए, तो इसके लिए हम लोग इंसुलेटर यूज़ कर लेते हैं।
अब अलग अलग लाइन में अलग अलग कंडक्टर अलग अलग इंसुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होता है, तो वो बना होता है पोर्सिलिन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पोर्सिलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है। देखिए एक हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम में एक इफेक्ट और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। देखिए 3 इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है स्किन इफेक्ट, एक दूसरा होता है कोरोना इफेक्ट, एक होता है फेरांटी इफेक्ट। 2 इफेक्ट हम लोगों ने देखा है अच्छे से, एक स्किन इफेक्ट और एक कोरोना इफेक्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं फेरांटी इफेक्ट। देखिए फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, सेंडिंग एंड से जो वोल्टेज हम लोग भेजते हैं उससे ज़्यादा वोल्टेज हम लोग को रिसीविंग एंड पर प्राप्त हो जाता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज रिसीविंग एंड पर प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि 220 kV भेज दिया सेंडिंग एंड से, तो हम लोग को जो रिसीविंग एंड होगा यहाँ पे मिल गया मान लीजिए 260 वोल्ट, 260 kV, ये सभी kV में है। तो कहने का मतलब है कि जब रिसीव हम लोग को हो रहा है सेंडिंग एंड से ज़्यादा, तो इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। और ये प्रभाव होता किस कारण है, तो वो होता है कैपेसिटी इफेक्ट के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपेसिटी इफेक्ट के कारण होता है। इसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए शंट में इंडक्टर का यूज़ कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन पर कि फेरांटी इफेक्ट में होता क्या है। तो हमने क्या बताया कि हमारा रिसीविंग पे जो वोल्टेज है वो सेंडिंग से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है, इसको हम लोग फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। तो आइए ऑप्शन पर सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता है। सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा होता है। सेंडिंग एंड पे ज़्यादा है, नहीं सेंडिंग एंड पे नहीं, रिसीविंग एंड पे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज से कम होता है, यही सही है कि सेंडिंग एंड पे कम मिल जाता है और रिसीविंग पर ज़्यादा मिल जाता है। इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच कितना कोण होता है, यानी एंगल। देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होती है इस तरीके से, सिर्फ रजिस्टर है, उसमें कोई इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जब करंट हम लोग प्रवाह कराएंगे, इस पर हम लोग मान लीजिए वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के जो बीच में एंगल होता है वो बनता है 0 डिग्री का। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती है तो 0 डिग्री का एंगल मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि यहीं पे हमारा मान लीजिए कि वोल्टेज है तो इसी पे करंट मिलेगी, इसमें कोई भी एंगल नहीं मिलने वाला, 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच कितना कोण होता है। देखिए एंगल निकालना, प्योर इंडक्टिव सर्किट है यानी कि एल है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, प्योर इंडक्टिव। देखिए शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा धारा है। देखिए प्योर इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, धारा वोल्टेज से लैग करती है, यानी पीछे रहती है। धारा वोल्टेज से क्या करती है, पीछे रहती है। यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, अगर ये हमारा वोल्टेज भी है तो यहाँ पे धारा आई होगी कितना, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होगी। यहाँ पे वोल्टेज अगर है तो इससे पीछे इधर धारा मिलेगी 90 डिग्री पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कितना कोण मिल गया, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, दिया गया शुद्ध धारिती परिपथ में धारा व वोल्टेज के बीच कितना कोण होता है। देखिए अभी हमने क्या देखा, प्योर इंडक्टिव सर्किट, अब देखना है प्योर कैपेसिटी यानी शुद्ध धारिती परिपथ। देखिए शुद्ध धारिती परिपथ में क्या होता है, अगर हमारा ये वोल्टेज V है तो इससे धारा 90 डिग्री आगे चलती है, 90 डिग्री आगे। ये होता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। अभी हमने देखा था प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में धारा पीछे चलती है 90 डिग्री, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में धारा आगे चलती है 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से। तो यहाँ पे भी एंगल क्या मिलेगा, 90 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन आई जो होता है वो लीड करती है, इसीलिए हम लोग इसको लीडिंग पावर फैक्टर के रूप में यूज़ करते हैं कैपेसिटर को। तो एंगल क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78, शुद्ध धारिती परिपथ, शुद्ध धारिती यानी कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। शुद्ध धारिती परिपथ में कितना शक्ति गुणांक होता है। देखिए शक्ति गुणांक को बोलते हैं पावर फैक्टर, जो कि होता है cos फाइव। एंगल क्या मिल रहा था हम लोग को धारिती परिपथ में, वो मिल रहा था 90 डिग्री का शुद्ध धारिती परिपथ में, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। फाइव हमारा एंगल होता है तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुद्ध धारिती परिपथ का शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में भी हम लोग को एंगल 90 डिग्री का ही मिल रहा था, यहाँ भी जब 90 डिग्री मिलेगा तो पावर फैक्टर cos फाइव होता है, तो cos 90 डिग्री
तो यहाँ पे भी हम लोग को पावर फैक्टर का मान मिल जाएगा 0। कहने का मतलब कि प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, उन दोनों में पावर फैक्टर का मान 0 होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए शुद्ध प्रतिरोधी पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, इसको बोलते हैं cos फाई से लिखते हैं। अब देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में एंगल हम लोग को मिल रहा था 0 डिग्री का, यहाँ पे फाई बराबर रखिए 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, शक्ति गुणांक का मान 1 मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 81, एक सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो स्पीड का मान क्या होगा। देखिए इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EB/Fi। ये सभी हम लोगों ने क्या मशीन में पढ़ा था। जो लोग मशीन की वीडियो नहीं देखे हैं, मशीन की क्लासेस जो लोग भी देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। DC मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। अब आइए क्वेश्चन पर, एक सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए। फील्ड वाइंडिंग ओपन होने का मतलब कोई करंट नहीं जाएगी, करंट होता है फाई से डायरेक्टली संबंधित। तो देखिए जब आई नहीं होगा तो वहाँ फाई नहीं होगा, जब फाई 0 हो गया वाइंडिंग ओपन हो जाएगी तो करंट नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी फ्लक्स नहीं बनेगा, फ्लक्स नहीं बनेगा तो फाई का मान 0। जब फाई 0 हो गया तो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फाई के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा ये बढ़ के अनंत की तरफ चल जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एन हमारा स्पीड है, फ्लक्स जब 0 होगा तो स्पीड अनंत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 82, देखिए इनमें से कौन सी मोटर की स्पीड लगभग स्थिर होती है। तो देखिए DC शंट मोटर जो होता है उसको हम लोग कांस्टेंट स्पीड की मोटर बोलते हैं, इसकी स्पीड लगभग कांस्टेंट होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 83, ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर काम करता है, AC सप्लाई पर, DC सप्लाई पर, AC व DC दोनों सप्लाई पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा AC सप्लाई पर ही काम करता है, DC पर काम नहीं करता, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 84 पर, यदि ट्रांसफार्मर को DC सप्लाई दे दिया जाए तो क्या होगा। देखिए काम तो करता है ट्रांसफार्मर AC पर, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको DC दे देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए DC देने से 2 रीज़न होता है, एक होता है हमारा एक्सेल जिसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, जो होता है 2πfl। देखिए F क्या होता है, 0 होता है, F जो होता है 0 होता है, एक्सेल बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि DC है तो DC में F का मान 0, एक्सेल का मान 0। कहने का एक्सेल जो होता है करंट का विरोध करता है, जब करंट का विरोध कोई नहीं करेगा, एक्सेल जब करंट का विरोध नहीं कर पाएगा तो बहुत ज़्यादा करंट जाएगी, और हमारी जब करंट ज़्यादा जाएगी तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो यही कारण है कि DC सप्लाई देंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। और हमारे DC सप्लाई पर ट्रांसफार्मर में देखिए वाइंडिंग तो रोटेट करती नहीं है, फ्लक्स भी जब कांस्टेंट नेचर का होगा तो फ्लक्स भी जब कांस्टेंट हो गया और कंडक्टर भी मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है अप्लाई नहीं हो पाता और कोई भी EMF नहीं बनता। तो यही सब रीज़न है कि हम लोग DC सप्लाई पे ट्रांसफार्मर नहीं चला सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर DC सप्लाई दे दें तो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 85, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। देखिए बल्ब आप लोग देखेंगे उसमें एक फिलामेंट होता है, ये जो इस तरीके से होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। किस धातु का बना होता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 86, हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है। हीटर का तार आप लोग देखे होंगे, उसको किस पदार्थ का बनाते हैं, पीतल का, लोहे का, नाइक्रोम का, चांदी का। कोई चांदी का बनाएगा या नहीं, चांदी इतनी सस्ती थोड़ी है कि कोई चांदी का तार यूज करेगा हीटर पर। अब आइए बात करते हैं किसका, पीतल का भी नहीं होता है, लोहे का भी नहीं होता है, नाइक्रोम का तार बनाते हैं, नाइक्रोम। देखिए सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल कौन सा होता है, सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल जो होता है वो चांदी होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। मान लीजिए यही 4 ऑप्शन आप लोग को दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और पूछा जाता है कि बताइए इसमें से कौन सबसे अच्छा चालकी पदार्थ है, चालकी पदार्थ यानी बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाता है कि चांदी का। यहाँ पे पूछा है कि हीटर का तार किस पदार्थ का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा नाइक्रोम का। अब आइए इस क्वेश्चन नंबर 87 पर पूछा जा रहा है कि नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है, यानी कि नाइक्रोम जो होता है एक हमारा एलॉय होता है, यानी मिश्रण होता है। अब ये किसका मिश्रण होता है, याद रखिएगा नाइक्रोम जो होता है निकल प्लस क्रोमियम यानी कि Na+Cr, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। मेगर की स्पीड कितनी रखी जाती है? मेगर जो कि आप लोग जानते होंगे, मेगर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। मेगर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग 160 आरपीएम रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी। 89 क्वेश्चन में देखिए, मेगर किस मान का प्रतिरोध मापता है? देखिए, मेगर प्रतिरोध मापता है इंसुलेशन प्रतिरोध। इंसुलेशन का मतलब समझ रहे हैं? जो हमारा वायर होता है, कापर का वायर, कोई भी वायर है, तार होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन। उसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा किस में होता है? मेगा ओम में। मेगा ओम का मतलब 10 के पावर 6 ओम, इसमें मापता है। कहने का मतलब क्या? मेगर किस मान का प्रतिरोध मापेगा? बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च मान का प्रतिरोध मापता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 90। मेगर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ किस प्रकार संबंधित होता है? देखिए, मेगर का जो प्रतिरोध होता है, यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो RIN से इसको दर्शाते हैं। वो लंबाई के साथ जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने से इंसुलेशन प्रतिरोध कम होता है। यही पूछा कि मेगर का प्रतिरोध उसकी लंबाई के साथ किस प्रकार संबंधित होता है? समानुपाती नहीं, विलोमानुपाती। यही इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विलोमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, एक 10 मीटर लंबे तार का इंसुलेशन प्रतिरोध 20 मेगा ओम है, तो 5 मीटर लंबे तार का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? आइए यहाँ से हल कर लेते हैं। IRIN यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध क्या? लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 10 मीटर का लंबाई था तो 20 मेगा ओम मिला। अब 5 मीटर की लंबाई हो गई तो यहाँ पे 10 से 5 कर दिया, इसका मतलब कि लंबाई को घटा करके आधा कर दिया, तो लंबाई आधी हो जाएगी, तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 20 मेगा ओम से क्या हो जाएगा? 2 गुना। 20 दूना 40 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप लोग इस फार्मूले को भी लगा सकते थे कि RIN1 बटे में RIN2 बराबर L2 बटा L1 भी लगा सकते थे। इस फार्मूले को भी आप लगा लेते हैं तो इस पर भी आंसर मिल जाता। यहाँ पे हो जाएगा 40 मेगा ओम। अगला क्वेश्चन नंबर 92। जब कि ACSR कंडक्टर में चालक होते हैं। देखिए, ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अब आइए क्वेश्चन पर कि इसमें जो चालक कैसे होते हैं, सभी एल्युमिनियम के, सभी स्टील के, बाहरी एल्युमिनियम और अंदर के स्टील के। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि बाहर का जो वायर होता है ये एल्युमिनियम का होता है। जैसे हमारा 7 वायर है तो एल्युमिनियम का बीच में एक होता है, इसको स्टील का बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बाहरी एल्युमिनियम के और अंदर का स्टील का वायर होता है ACSR चालक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया, ACSR चालक में स्टील का तार उपयोग क्यों किया जाता है? अभी हमने क्या देखा, बाहर तो एल्युमिनियम का बना लिया, उसके अंदर हम लोग स्टील का वायर लगाए हैं, ये स्टील का हो गया। अब बाहर क्या था? ये सभी एल्युमिनियम के थे। तो हम लोग स्टील का ये वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं? प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध घटाने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य घटाने के लिए, यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, यानी कि स्टील का वायर यूज करने से यांत्रिक सामर्थ्य, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मजबूत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 94। लंबाई बढ़ाने पर झोल को बोलते हैं सैग पर क्या प्रभाव होता है? देखिए, सैग यानी कि झोल जो होता है क्या होता है, जैसे हमारा वायर है, ये 2 पोल था हमारा, P1 और P2 2 पोल है, इसके बीच में ये वायर हमने बांधा था, ये वायर बंधा हुआ था। अब क्या होता है, ये समय के साथ या तो मौसम के हिसाब से ये जो वायर था वो इस तरीके से हो जाता है। ये 2 पोल था, ये वायर कुछ इस तरीके से झूल जाता है, इसी को बोलते हैं सैग। ये जो झूल गया है, झोल हो गया है, इसको बोलते हैं सैग। अब इसी सैग के बारे में बात कर रहा है कि अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा। आइए देखते हैं लंबाई बढ़ाने पर सैग क्या होगा। सैग का फार्मूला होता है S बराबर WL²/8T। T होता है टेम्परेचर, S सैग, L हमारा होता है लंबाई और W होता है वेट। अब आइए क्वेश्चन पर कि लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा। लंबाई तो देखिए क्या, S जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से किसके, लंबाई के। तो L अगर बढ़ाएंगे तो सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैग जो हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95। लोड फैक्टर का मान हमेशा होता है। देखिए, एक हमारा फैक्टर होता है लोड फैक्टर, ये सब पावर सिस्टम में पढ़ा जाता है। लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। ये मैक्सिमम डिमांड जो होती है हमारी हमेशा एवरेज लोड से ज़्यादा होती है। जब नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो गई
तो कुल मिला के लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम ही प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ए 1 से कम। याद रखिएगा लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटे में मैक्सिमम डिमांड। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे एवरेज लोड है और मैक्सिमम डिमांड है, अगर इसको हम लोग को दे दे एग्जामिनेशन में और पूछ लिया जाए कि लोड फैक्टर क्या होगा, तो इसको आप लोग इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला गया है डाइवर्सिटी फैक्टर का मान क्या होता है। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे में मैक्सिमम डिमांड, इसका फार्मूला होता है। अब देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड की बात कर लिया जाए, जितना मैक्सिमम डिमांड दी होती है उसको हम लोग जोड़ते हैं, बटे में मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को मिलता है क्या, डाइवर्सिटी फैक्टर। यहाँ लिख लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। तो ये जो वैल्यू मिलती है ना सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, ये हमेशा ज़्यादा होती है मैक्सिमम डिमांड से। जब ऊपर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि डाइवर्सिटी फैक्टर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 से ज़्यादा। न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर दे दिया जाए कि अलग अलग मैक्सिमम डिमांड दे दिया जाए, उसको जोड़ दीजिएगा ऊपर और नीचे जो सबसे मैक्सिमम वाली डिमांड होगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोग को डाइवर्सिटी फैक्टर मिल जाएगा, जो कि 1 से ज़्यादा ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के क्वेश्चन लिए गए हैं कुछ। सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलती है, सिंक्रोनस स्पीड पर। सिंक्रोनस स्पीड पर कभी भी नहीं चलती है। सिंक्रोनस मोटर किसी भी गति पर चलती है, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर इसका नाम ही है, तो ये किस स्पीड पर चलेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर। ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है NS बराबर 120 F बटे में P। इस पर भी न्यूमेरिक 120 F बटा P। P नंबर ऑफ पोल्स होता है, F हमारा फ्रिक्वेंसी, NS जो है सिंक्रोनस स्पीड। इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से किस मशीन को डबल उत्तेजित मोटर कहा जाता है। देखिए एक हमारा होता है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मोटर। तो बोलना है कि इसमें से बताना है कि डबल उत्तेजित मोटर, कहने का मतलब डबल उत्तेजित, इसका मतलब समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि डबल उत्तेजना इसको दे रहे हैं, यानी कि स्टेटर पर भी सप्लाई दे दीजिए और रोटर पर भी सप्लाई दे दीजिए। तो आप लोग किस में देखे हैं, इस तरीके का सिस्टम किस मोटर में देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमारी ऐसी मोटर है जिसको हम लोग एसी क्या करते हैं, स्टेटर पर एसी सप्लाई देते हैं और रोटर पर डीसी सप्लाई देते हैं। कहने का मतलब कि स्टेटर पर भी सप्लाई दे दिया और रोटर पर भी सप्लाई दे दिया, दोनों जगह सप्लाई जब दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डबल उत्तेजित यानी डबली एक्साइटेड मोटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है। देखिए डीसी मोटर में हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि अगर हम लोग को दिशा बदलना है डीसी मोटर की तो कैसे बदलते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, इससे पहले हमने बताया कि ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, मैग्नेटिज्म, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और भी कुछ MCQ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग अपने चैनल पर कंप्लीट किए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं पिछली वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है। देखिए हमारा टार्क जिधर लगता है उधर हमारी मोटर घूमती है, हमने बताया था। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई IA के। अब देखिए मोटर की दिशा अगर बदलना है, या तो हम फील्ड फ्लक्स की दिशा बदल दें या तो आर्मेचर करंट की दिशा बदल दें, दोनों में से एक की दिशा बदलना है। दोनों की दिशा बदल दीजिएगा तो हमारा टार्क नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए आर्मेचर करंट की दिशा मान लीजिए बदल दीजिए तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, फाई -IA हो जाएगा। जब आर्मेचर करंट की दिशा बदलेंगे -IA हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग को माइनस मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा टार्क इधर लग रहा था क्लॉकवाइज, तो अब एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, दिशा बदल गई। या तो आपको इसकी दिशा मत बदलिए आर्मेचर करंट की, आप फ्लक्स की दिशा बदल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की, तब भी माइनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, दोनों की दिशा बदल देंगे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई IA है, अगर इसको भी माइनस कर दिए यानी इसकी भी दिशा बदल दिए और फ्लक्स की भी दिशा बदल दिए, आर्मेचर करंट और फ्लक्स दोनों की, तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्लस ही रहता है जैसे है, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है टार्क पर, तो मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। तो मोटर की दिशा बदलेगी कब, या तो आर्मेचर करंट की दिशा बदलिए या तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदलिए, लेकिन दोनों की दिशा नहीं बदलना है। भाई क्वेश्चन में पूछा गया है डीसी मोटर की दिशा बदलने के लिए क्या किया जाता है। आर्मेचर करंट की दिशा बदला जाता है, हाँ बदल सकते हैं, मोटर की दिशा बदलेगी।
अब आइए ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल दीजिए। हाँ, बदल के इसकी मोटर की दिशा बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आर्मेचर करंट और चुंबकीय फ्लक्स दोनों की दिशा बदल करिए। ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये दोनों सही है दिशा बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है एक 2 पोल का 50 हर्ट्ज का मशीन है, उसमें सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होता है, एनएस बराबर होता है 120F/P। ये फार्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 120 आवृत्ति का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, यहाँ पर रख दीजिए 50। अब आइए नंबर ऑफ पोल्स की बात करते हैं, 2 दिया हुआ है, 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे हल करिए, 2 छक्का 12, यहाँ पे हो जाए 6×5 = 36, यानी कि 2 0 है। 3000 RPM, 3000 RPM इसको सिंक्रोनस स्पीड हम लोग को मिल गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं, वो क्वेश्चन ये है कि सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र किसके किसके बीच खींचा जाता है। वी वक्र, देखिए हमारा एक होता है वी वक्र, एक होता है इन्वर्टेड वी वक्र, यानी कि वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व। तो यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि सिंक्रोनस मोटर का वी वक्र किसके किसके बीच खींचते हैं। पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच, पावर फैक्टर और आर्मेचर धारा के बीच, फील्ड धारा और आर्मेचर धारा के बीच, उपरोक्त सभी धारा के बीच खींचा जा सकता है या खींचा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों अगर आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।